आज हम जानेंगे एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, अभी तक हम ये समझ चुके हैं। इनकी क्या भूमिका है, ये क्या करते हैं, ये हम जान चुके हैं। तो फिर एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन जेनरेटिंग, मनुष्य द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसमें जो प्रमुखतः जो गैसेस आते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं, ये तो हम जानते हैं क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो जब पृथ्वी से टकरा के पुनः जब ट्रोपोस्फियर की तरफ जाती है उन्हें ये अवशोषित करती है और हमारे धरातल को गर्म करती है। ये तो हम जानते हैं। क्यों इन्हें ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, ये ऐसा क्या करते हैं या इनमें ऐसा क्या होता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस बन जाती हैं या ये ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, ऐसा क्या होता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। मान लो ये सूर्य है, सूर्य से किरणें आ रही, ठीक, और मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ, और हमारे अर्थ यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो है वायुमंडल है। वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, ये तो हमने जाना ही था। सबसे ऊपर में एक्सोस्फीयर, फिर आ गया तुम्हारा थर्मोस्फीयर, फिर आ गया तुम्हारा मेसोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर। तो इस तरह से सूर्य की किरणें की तरफ आ रही। पृथ्वी पे आने के बाद क्या हो रहा है, ये जो किरणें हैं पृथ्वी जब आ जाती है, ये जो किरणें हैं पृथ्वी पे टकराती है। टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, धरातल हमारी पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, उसके आसपास के वायु को भी गर्म करती है और हमारे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। ये पृथ्वी की सतह को गर्म करने के बाद यही किरणें जो है पृथ्वी का जब तापमान बढ़ा देती है, तो पृथ्वी जब वो ऊष्मा जब छोड़ता है या ऊष्मा त्यागता है तो वो किरणें फिर बाहर की तरफ निकलती हैं। उनमें से कुछ किरणें जो है वो हमारे अधोमंडल को छोड़ के बाहर निकल जाती है और कुछ किरणें हैं जो यहाँ पे, मान लो ये जो लेयर है तुम्हारा ट्रोपोस्फियर यानी तुम्हारा, और ये है तुम्हारा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी गर्म होती है और जब वो ऊष्मा छोड़ती है तो वो क्या होती है, वो किस तरफ निकलती है, ट्रोपोस्फियर यानी अधोमंडल में की तरफ जाती है। और कुछ किरणें जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में निकल जाती है। लेकिन बहुत सी किरणें जो होती है, यहाँ पे जो CO2 है, यहाँ जो N2O है, यहाँ जो CH4 है, यहाँ जो H2O है, इनके जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये जो निकलने वाली ये बाहर की तरफ पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा किस रूप में, ये हम थोड़ी देर में जानते हैं। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या करते हैं, उन्हें अवशोषित करते हैं। और अवशोषित करके क्या करते हैं, उसी ऊर्जा को पहले तो ये उसे अवशोषित करते हैं यानी इन्हें बाहर जाने में रोकते हैं और फिर दोबारा उन्हें पृथ्वी की तरफ ढकेलते हैं, दोबारा उन्हें पृथ्वी की तरफ ढकेलते हैं। इससे होता क्या है, पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या है, बढ़ता रहता है। पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ता रहता है, जिसके फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब इस जो हमने घटना जानी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने जानी या कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमने जानी, वो ये कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किस रूप में आती है। वो ऊर्जा यूवी रेस के रूप में आ सकती है, वो ऊर्जा गामा रेस के रूप में आ सकती है, कॉस्मिक रेस के रूप में आ सकती है। और पृथ्वी द्वारा इन ऊर्जाओं को ग्रहण करके उसकी ऊष्मा जब पृथ्वी जब छोड़ती है तो वो ऊर्जा किस रूप में छोड़ती है, वो ऊर्जा छोड़ती है पृथ्वी किस रूप में, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में, या आई आर वेव भी बोल सकते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में पृथ्वी उस ऊर्जा को त्यागती है, उसे छोड़ती है। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी द्वारा त्यागी गई ऊर्जा ये अलग क्यों है, या इसमें खास बात क्या है, इसे हम थोड़ा जान लेते हैं। अब ध्यान दो, सूर्य और पृथ्वी, मान लेते हैं सूर्य और ये पृथ्वी, तो सूर्य और पृथ्वी इन दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, किसमें ज्यादा ऊर्जा। अब जाहिर सी बात है, ये तो हम जानते हैं कि सूर्य में ज्यादा ऊर्जा। तो अभी के लिए ये जान लो
कि जिन वस्तुओं में ज्यादा ऊर्जा होती है वो वस्तु, उस वस्तुओं से जो ऊष्मा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब इसका उदाहरण अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो ऊर्जा निकलती है किस रूप में निकलती है, एक वेव के रूप में। ठीक, ये एक वेव है। ये तुम जब इसके बाद 11 क्लास में पढ़ोगे, या इसमें जब साउंड के अभ्यास में तुमने जाना भी होगा, शायद क्लास 8 में या 9 में तुमने थोड़ा बहुत जाना है इसके बारे में, इसमें वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रेस्ट के बीच में दूरी, या यहाँ के दो के बीच में दूरी जो है, इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ, जिसे हम चिन्हित करते हैं लैम्डा से। ठीक, तो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो इस रूप में वेव के रूप में निकलती है, जिसमें ये कहलाता है उसका वेवलेंथ। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना वेवलेंथ छोटा होता है, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव कुछ दिखेगी तुम्हें इस रूप में, जहां पे देखो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। वेवलेंथ छोटा होता है, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो सूर्य चूंकि पृथ्वी की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा इसमें ऊर्जा है, तो इससे जो ऊर्जा निकलती है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रे हो या कॉस्मिक रेज हो या गामा रेज हो, उसका क्या होता है, वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और इतनी ज्यादा होने के कारण इनमें पेनिट्रेटिंग पावर, यानी वो ज्यादा क्षति पहुंचाने वाली उनमें ऊर्जा होती है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर है, यानी समताप मंडल है, या इवन थर्मोस्फीयर में जो है सूर्य से निकलने वाली आने वाली हानिकारक किरणें जो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो किरणें जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है वो मनुष्य को तो नष्ट करती है, पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। तो वो तो बात की बात गई। अभी तो हम ये जान रहे हैं कि ये जो ऊर्जा निकल रही है पृथ्वी से, सूर्य से, उसकी क्या होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है। ऊर्जा ज्यादा होने के उस कारण उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होता है। तो सूर्य में ज्यादा ऊर्जा की वेव क्यों निकलती है, क्यों उसमें ज्यादा ऊर्जा होती है, क्यों कम ऊर्जा क्यों नहीं होती? अब इसका उदाहरण हम कुछ ऐसे दे सकते हैं। मान लो ये तुमने खेल खेला भी होगा, और आजकल जिम में अगर कोई जिम विम करते हो तो ये जिम में बहुत देखा होगा, एक छोर से एक रस्सी बंधी होती है। मान लो एक रस्सी बंधी है, इस छोर में बंधी हुई है, और इस यहाँ पे मान लो तुम खड़े और तुम्हें इस रस्सी को हिलाना है। देखा होगा आजकल जिम में बहुत ही रस्सी को घुमाया जाता है। अब रस्सी को मान लो तुम धीरे धीरे घुमा रहे हो, ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन कर रहे हो, तो रस्सी में किस तरह का आकार आएगा, रस्सी का आकार कुछ इस तरह का होगा। ठीक, अब मान लो तुम्हें कहा जाए ये बहुत तेजी से घुमाओ, तेजी से अप डाउन करो, तब रस्सी का आकार कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। अब ध्यान दो, वेवलेंथ कब ज्यादा और कब कम हुआ, जब तुम धीरे धीरे घुमा रहे थे तब क्या हो रहा था, जब धीरे धीरे अप डाउन कर रहे थे तब रस्सी का वेवलेंथ क्या था, वो ज्यादा था। वेवलेंथ ज्यादा था यानी फ्रीक्वेंसी क्या था, कम था। और फिर जब तुम्हें बोला गया कि इसे जोर जोर से हिलाओ, अप डाउन करो, तब तुमने क्या देखा, तब तुमने देखा कि ये जो वेवलेंथ है ये क्या हो गया, कम हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। यानी इस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी से इसे अप डाउन करना पड़ा था। अब जितना ज्यादा एनर्जी लगाओगे इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और वेवलेंथ कमेगा। तो इसे हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जिस वेव में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? हमने अभी इस उदाहरण में देखा कि जितना ज्यादा एनर्जी लगाएंगे उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग चिन्हित करते हैं न्यू से। ठीक, जितना ज्यादा एनर्जी लगाएंगे उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा और वेवलेंथ कमेगा। ठीक है, क्लियर? तो ठीक इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि किसी वेव में, जिन वेव्स में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उनका एनर्जी भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, अब सूर्य ज्यादा शक्तिशाली है, पृथ्वी की तुलना में ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर है, तो इससे जो वेव निकलेंगी उनमें क्या होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब क्या, उनका वेवलेंथ कम होगा। क्लियर, समझ में आया? और पृथ्वी चूंकि सूर्य की तुलना में कम शक्तिशाली है, ये ऊर्जा कहां से ग्रहण कर रही है, कहां से गर्म हो रही है, सूर्य से आने वाली किरणों के द्वारा ये गर्म हो रही है। गर्म होने के बाद जब ये ऊर्जा त्यागेगी, वो किसकी तुलना में कम होगी, सूर्य से आने वाली ऊर्जा की तुलना में कम होगी। कम होगी का मतलब अगर ऊर्जा कम है तो क्या होगा, तो हमने अभी अभी जाना, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा कम और वेवलेंथ होगा ज्यादा। क्लियर? उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा कम है। तो पृथ्वी के द्वारा जो
एनर्जी निकल रही है, वो जो निकलती है उसका वेवलेंथ क्या होता है? उसका वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है, मोर होता है। उसका वेवलेंथ जो होता है मोर होता है, ग्रेटर होता है किसकी तुलना में? सूर्य से आने वाली किरणों की तुलना में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा का वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। और इन सभी वेव्स को, जिनका वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है और ऊर्जा यानी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी पृथ्वी द्वारा जो ऊर्जा छोड़ी जाती है वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। और यही ऊर्जा, यही इंफ्रारेड रेडिएशन को कौन ग्रहण करता है? इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रहण करता है ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, N2O, CH4, H2O, इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रहण करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण हमारा ट्रोपोस्फियर गर्म होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब हम ये जानेंगे कि CO2, N2O, CH4, H2O ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रहण किस तरह से कर रहा है? क्या कारण है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो निकल रहा है बाहर, जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उसे ये एब्जॉर्ब कर ले रही, क्यों उन्हें बाहर जाने नहीं दे रही? ये हम जानते हैं नेक्स्ट। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ग्रीन हाउस गैसेस, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, N2O, CH4 या H2O जो है, ये पृथ्वी द्वारा त्यागी गई जो ऊष्मा है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इसे क्यों वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्यों उन्हें बाहर जाने नहीं देते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, या पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने क्यों नहीं देते? तो देखो ध्यान से कि CO2, N2O, CH4, H2O, इन सभी ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है ये वाइब्रेट करते हैं। अगर मैं सिर्फ CO2 का अगर चित्र बनाता हूं तो CO2 कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें, कार्बन और ऑक्सीजन। क्लियर? ये जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये कार्बन के रिस्पेक्ट में वाइब्रेट करते हैं, यानी अप डाउन, आगे पीछे, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक, इनके मूव करने के पीछे ही असल में कारण छिपा है इस इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन का। अब होता क्या है, जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन जब निकल रही है, ये एक उदाहरण के लिए मान लो एक एनर्जी का एक टुकड़ा है, एक एनर्जी का टुकड़ा है। ये बात में तुम जानोगे भी जब क्लास 11 में जाओगे कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन इसको फोटोन बोला जाता है, जिसे एनर्जी का एक पैकेट बोल सकते हैं। तो ये मान लो एनर्जी का एक एक टुकड़ा यहाँ से निकल रहा है, एक एक ऊर्जा का एक एक टुकड़ा, छोटा छोटा कण जो है ऊर्जा का निकल रहा है। तो जब CO2 यहाँ पे मान लो उसी तरह से CO2 है, मैं बनाता हूँ मान लो ये, तो जब ये CO2 जो है इस ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के साथ साथ क्या होगा, इसके ये जो ऑक्सीजन के जो एटम्स है ये क्या होगा, वाइब्रेट करेंगे, हिलेंगे, और हिलने के फलस्वरूप इसका आकार इस तरह से बदल सकता है। यानी ये वाला ऑक्सीजन जो ये दोनों ऑक्सीजन जो इस दूरी पे थे, हो सकता है ये ऑक्सीजन एकदम पास आ जाए और ये वाला स्ट्रेच हो जाए। ठीक, या इसका आकार कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ये वाला स्ट्रेच हो जाए, या हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, कार्बन एक ऑक्सीजन ऊपर गया इस तरह से। तो ये जो इसके आकार में परिवर्तन है, इससे हुआ क्या, इसके आकार में परिवर्तन आने से हुआ, इसका जो नेट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था, इसकी जो ऊर्जा थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसके अंदर थी एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, उसमें परिवर्तन आता है। उसमें क्या होता है, चेंज होता है, थोड़ा प्लस पॉजिटिव साइड इधर आ जाता है, नेगेटिव साइड थोड़ा दूर आ जाता है, पॉजिटिव साइड इधर आ सकता है, नेगेटिव साइड थोड़ा दूर हो सकता है। तो इससे हुआ क्या, इसके एनर्जी में परिवर्तन आया। एनर्जी में परिवर्तन आने के पीछे कारण क्या था, ये जो एनर्जी इसने ग्रहण किया, तो ये एनर्जी इसने ग्रहण किया, इसके एनर्जी में परिवर्तन आया किसकी वजह से, जो एनर्जी इसने ग्रहण किया, और ये दोबारा जब अपनी पोजीशन में, दोबारा जब अपनी पोजीशन में पुनः आता है, तो ये जो एनर्जी इसने ग्रहण किया उसे दोबारा ये रेडिएट भी कर देता है, दोबारा से ये बाहर निकाल देता है। क्लियर? और वो ऊर्जा क्या होती है, दोबारा से हमारी पृथ्वी की तरफ आ सकती है। वो ऊर्जा, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया था, यहाँ पे तो सैकड़ों कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, वो ऊर्जा कोई बाहर फेंक रहा है, कोई अंदर फेंक रहा है, तो मैक्सिमम देखा गया है तो ऊर्जा जो है वो पृथ्वी की तरफ आ रही है। ठीक, और पृथ्वी की तरफ आने से होगा क्या, पृथ्वी के ये जो सतह है, ट्रोपोस्फियर वाला सतह, ये क्या हो रहा है, अब यही ऊर्जा बैक एंड फोर्थ आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही है, इसके कारण से क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फियर का जो तापमान वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तापमान के बढ़ने के पीछे जो मेन जो कारण था वो था CO2 का आकृति, उसका जो आकार था वो असिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का मतलब तुम्हें जरूर मालूम होगा। असिमेट्रिकल मतलब
ये आकार बदल सकता है, हो सकता है ये कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से बन जाए। देखो पहले जो एक बराबर दूरी पे था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी असिमेट्रिकल हो गया। ठीक, तो इसी वजह से सेम देखो N2 इसका आकार भी अगर ध्यान दो NNO, ये भी असिमेट्रिकल हो सकता है, ये भी स्ट्रेच होगा, असिमेट्रिकल बनेगा। CH4 ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये भी असिमेट्रिकल बन सकता है। H2O इसका आकार भी एकदम CO2 जैसा ही है, तो यहाँ पे देखो H2O अगर हम ध्यान दें, इसका भी आकार जो है असिमेट्रिकल बन सकता है, ये भी ऊर्जा को ग्रहण करके स्ट्रेच होगा, फिर छोटा हो सकता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा, अप एंड डाउन होगी, एनर्जी। तो ये इनका आकार, इनका असिमेट्रिकल जो इनका शेप है, इनका स्ट्रक्चर है, इसके कारण ही ये ऊर्जा को क्या कह सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और फिर उसे त्यागते भी है, और इसकी वजह से हमारा ट्रोपोस्फियर गर्म हो रहा है। तो अब तुम ये बताओ कि हमारे ट्रोपोस्फियर में सिर्फ यही गैस तो नहीं है, सबसे ज्यादा गैस क्या है, सबसे ज्यादा गैस तो हमारा नाइट्रोजन है, प्राय 78% के पास नाइट्रोजन, और उसके बाद आता है ऑक्सीजन, प्राय 21% के पास ऑक्सीजन है। तो फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस क्यों नहीं, क्यों सिर्फ यही कल्प्रिट है, ये ग्रीन हाउस गैस क्यों नहीं? अब इसके पीछे भी आकर देख, इसके पीछे भी जो रीजन होगा वो इसी उनके आकार में ही आंसर तुम्हें मिल जाएगा। नाइट्रोजन देखो तुम एक डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है। अगर नाइट्रोजन का डायग्राम हम बनाए भी तो कुछ इस तरह का ही बनेगा, है कि नहीं? अब देखो ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मतलब ये अगर स्ट्रेच भी होगा, मान लो ये स्ट्रेच भी होकर इस तरह से बना, तो भी इसको हम बीच में से हाफ हाफ कर सकते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो हमेशा बैलेंस्ड ही रहेगा, किसी तरफ ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस नहीं जाएगा, क्योंकि उसका हमेशा हम बीच में से हाफ कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेच हो या चाहे एकदम पास पास आ जाए, तो भी उसके बीच में से हम लोग हाफ कर सकते हैं। ठीक, उसके बीच का एक सिमेट्री बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन के केस में भी होगा, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, तो उसमें भी उसका भी सिमेट्री क्या है, बना हुआ है, असिमेट्रिकल नहीं हो सकता, वो चाहे स्ट्रेच हो या चाहे पास पास है। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से जब इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा तो ये कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, जस्ट ट्रांसपेरेंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर, ये कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में भी ये भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे इस इंफ्रारेड रेडिएशन की। क्लियर, तो इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं बन सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर वेपर्स जो है, ये क्या बन सकते हैं, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस बनते हैं। अब इन गैसों पे ध्यान दें, ग्रीन हाउस गैसेस, ये गैसेस क्या मनुष्य द्वारा ही निर्मित है क्या, ये प्रकृति में पहले से नहीं थे? ये गैसेस तो प्रकृति में पहले भी थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स तो पहले भी थे। तो तब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या तब भी कहलाते थे, या क्या तब भी इनकी वजह से पृथ्वी गर्म होती थी? तो इसका आंसर होगा हाँ, इनकी वजह से पृथ्वी गर्म होती थी, तब भी गर्म होती थी। ये जब मनुष्य के जन्म से पहले, मनुष्य के उत्पत्ति या मनुष्य द्वारा प्रदूषण फैलाने से पहले भी इन कार्बन डाइऑक्साइड या इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी गर्म होती थी, और ये गर्म होना बुरा नहीं था, ये गर्म होना अच्छा है, और इसी गर्म होने की वजह से ही पृथ्वी जो है आइस एज में नहीं चली गई। ठीक है ना, इसी गर्म, ये पृथ्वी गर्म हो रही है या कहीं पे गर्म हो रहा है, कहीं पे ठंडा हो रहा है, और ये कहीं गर्म और ठंडे की वजह से ही हमें मालूम है जलवायु का परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, हवा चलती है, इसी गर्म और ठंडे की वजह से, इसी टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बोलो या N2O बोलो, CH4 बोलो, H2O बोलो, इनका काम क्या है, पृथ्वी का तापमान एक एवरेज तापमान, एक स्थिर तापमान में बनाए रखने का था या अभी भी है, जिसमें मनुष्य आसानी से या जीव जंतु आसानी से पनप सके। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित, अब ये मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, CH4, H2O, ये इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मनुष्य की आबादी बढ़ने से क्या हो रहा है, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, और इनकी मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो ऊर्जा निकल रही है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ये CO2 या ये ग्रीन हाउस गैसेस इन्हें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगे, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने से पृथ्वी का जो सामान्य एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए था उससे ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह से बचा जाए, ये सवाल मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर तुम्हें ज़रूर मालूम होगा, या जानने की कोशिश करो कि ग्लोबल वार्मिंग से, यानी ये जो कारण जो है, मनुष्य जनित कारण जो है, इनसे पृथ्वी को किस तरह से बचाया जाए या ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से रोका जाए, इसका आंसर तुम खुद खोजो और खुद निकालो।
तो उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आया कि एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस का क्या मतलब है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं प्रमुख, ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बनते हैं ये हमने जाना, क्या कारण है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है ये भी हमने जाना, और इसके साथ हमने ये भी सीख लिया पृथ्वी सूर्य से जो किरणें आती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। कारण कौन है? पृथ्वी से जो ऊष्मा रेडिएट हो रही है इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में, वो ऊष्मा असल में ग्लोबल वार्मिंग के पीछे एक कारण है। क्लियर?